जुड़ेंगे। और नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित और लेकर हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास। और भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। तो आज हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो है किस किस तरह के घटनाक्रम हुए। इसमें हमने पहला सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, फिर वैदिक पढ़ा और फिर महाजनपद पढ़ा। अब हम महाजनपदों से आगे निकल के बड़े बड़े साम्राज्यों के निर्माण होते हुए देखेंगे। महाजनपदों में हमने देखा था एक मगध महाजनपद, और वो आगे जाके बहुत बड़ा जो है शक्तिशाली जनपद होता है। वो जो है बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण करेंगे। तो अपना आज का जो टॉपिक है वो रहेगा मगध का उत्थान। क्या रहेगा? मगध का उत्थान। मगध का उत्थान क्या देख रहे हैं अपन? मगध का उत्थान। किस तरह से मगध जो है इतने बड़े क्षेत्र का स्वामी बन बैठा, इतना मगध ही शक्तिशाली क्यों था इन सारे महाजनपदों में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों जो है प्लीज़ पहले सारे लाइव आ जाइए एक बार जल्दी से, और अपन देखते हैं मगध का उत्थान। ठीक है, तो मगध ही शक्तिशाली क्यों था? तो हमने 16 महाजनपद पढ़े, इसमें मगध ही शक्तिशाली क्यों था? तो इसकी वजह थी कि मगध ही क्यों, क्या है? मगध ही क्यों और क्यों नहीं, है ना। जैसे हम देखते हैं कि आपका अवंती भी था, वजी संघ भी था, जो 8 गणराज्यों का भाग था, पूरा मिलके बना था। ठीक है, फिर आपका जो मल्ल संघ था जिसमें 2 गणराज्य थे। ठीक है, और हम इधर देखते हैं कि जो है आपके पांचाल है, कुरु है, ये सारे क्यों नहीं, ये केवल मगध ही ऐसा जो है शक्तिशाली क्यों बना। तो अपन बात करते हैं मगध क्यों, तो उसके बारे में देखिए। उसकी कई सारे जो है भौगोलिक अवस्थिति। पहला पॉइंट क्या है आपका? मगध की भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट जो होगा आपका वो होगा राजनीतिक कारण, या राजनीतिक स्थिति आप कह सकते हो। तीसरा होगा आर्थिक स्थिति। क्या होगा? आर्थिक। इन 3 चीज़ों को ऊपर जो है पूरा मगध का जो है उत्थान टिका हुआ है। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि जो है आर्य संस्कृति का भी कह सकते हो, जो मगध में लेट पहुंची थी, एक होड़ लग गई थी इनमें, तो वो भी एक रीज़न है, पर वो इतना मेजर या मैटर नहीं करता। हम इन तीनों के इर्द गिर्द जो है पूरा मगध का उत्थान देखेंगे, और हम ये देखेंगे कि मगध किस प्रकार जो है उत्थान कर गया। 1 मिनट में एक मैसेज डाल देता हूँ, फिर अपन शुरू करते हैं। चलिए अपन देखते हैं मगध की अवस्थिति। अवस्थिति क्या थी? तो मगध जो है गंगा घाटी में अवस्थित था। कहाँ था मगध? गंगा घाटी में। गंगा और उसकी सहायक नदियों के बीचों बीच मगध बसा हुआ था, एक चीज़। तो दूसरी उनकी जो राजधानी थी, अपने जो आपकी गिरिव्रज या राजगृह, वो 5 पहाड़ियों के बीच में थी। ठीक है ना। तो ये एक इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट था, क्योंकि नदियों के बीच में होने से कोई भी क्षत्रिय शक्ति उनको स्पष्ट चुनौती नहीं दे पा रही थी, क्योंकि उस समय इतनी नौसेना समर्थ नहीं थी। आप जानते हैं एक नदी क्षेत्र को पार करके जाना और सामने वाले राज्य पे जो है इन्वेज करना बहुत बड़ी बात होती थी उस जमाने में, कम से कम, क्योंकि संसाधनों का क्या था? अभाव था। तो एक तो आपको ध्यान रखना भौगोलिक अवस्थिति में क्या, गंगा घाटी में इसकी क्या थी? अवस्थिति थी। दूसरा क्या था? दूसरा जो था वो था नदी मार्गों पर जो है इसका क्या है? नदी मार्गों पर जो है आपकी अधिकार था। इसका क्या था? नदी मार्गों पर अधिकार था। ठीक है। तीसरा जो है आप कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे क्या थे? जंगल थे, जंगलों की अवस्थिति। ठीक है, ये 3 जो है इसमें क्या होते हैं? मेजर कारण होते हैं, मगध के उत्थान में सहायक या सहायता देते हैं।
तो भौगोलिक अवस्थिति में क्या होगा, गंगा घाटी में इनकी अवस्थिति है सारी नदियों के अंदर। दूसरा, नदी मार्गों पर भी इनका क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, जंगलों की अवस्थिति। चौथा जो है भौगोलिक कारण आप समझ सकते हैं वो ये है, वैसे तो आर्थिक में भी इसको गण सकते हैं, लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ जो है लोहे एवं तांबे की खानें, क्या है, लोहे एवं तांबे की खानें, ये सारे कारण जो है इसमें होंगे। राजनीतिक कारण में क्या होगा, तो राजनीतिक कारण में ये सेम चीज, लोहे व तांबे की उपलब्धता। इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें कई सारे फायदे हुए। इससे हमें जो है अस्त्र शस्त्र बने होंगे, क्या बने होंगे, अस्त्र शस्त्र बने होंगे। तो सबको भाई नमस्कार, जो भी लोग कनेक्ट है उन सबको नमस्कार। नेहा कुमारी, नेहा कुमारी जी पीडीएफ तो नहीं दे पाएंगे। और रमेश चौहान गुड इवनिंग, ऋतिक कुमार गुड इवनिंग, नीरू कुमार गुड इवनिंग, पबजी वीडियो जयपुर गुड इवनिंग। और जो है टेलीग्राम ऐप हमारा मेरे ख्याल से नहीं है, मैं टेक्निकल टीम से डिस्कस कर लूँगा, फिर भी यदि है तो मैं बात कर लूँगा आपसे। गुलशन चंद्र और नेहा कुमारी जी, मैं पीडीएफ दे नहीं पाऊंगा नेहा कुमार जी, तो फिर आप कोई मतलब नहीं बनता। हालांकि टेलीग्राम ग्रुप आप चाहो तो अपन बना सकते, कोई बड़ी बात है नहीं। तो प्लीज़ जो जो टेलीग्राम ग्रुप में सहमत है वो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप जितने लाइव है उससे ज़्यादा कम लाइक्स है, तो पहले लाइक कर दीजिए फटाफट। और ज्योति तेजान गुड इवनिंग, शैतान सिंह जी गुड इवनिंग, राहुल सैनी गुड इवनिंग, और शैतान सिंह राजपुरोहित मौज करो, आनंद करो, खुश रहो। और नीलेश मीणा नमस्ते, और नेहा गुप्ता गुड इवनिंग। ओके, सबको गुड इवनिंग, जो जो मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ लाइव है उन सबको। और प्लीज़ आप पहले लाइक कर दीजिए, अभी आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट है जबकि लाइव है और लाइक्स कम है अभी तक। तो प्लीज़ सिद्धार्थ कुमार जी, राहुल सैनी, सबको गुड इवनिंग। अभिषेक गजल कुमार जो भी है, नमस्कार सर, सॉरी टुडे आई एम लेट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलता है। आज मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था तो मैं भी आपको मैसेज सबको डाल नहीं पाया, जो भी था। कुछ चिर परिचित लोग हैं, पुराने स्टूडेंट, उनको भी नहीं डाल पाया। और जो ये बाहर के आप है जी, एनकाउंटर वाले बाबा वगैरह, तो ये सारा ठीक है। और जो लोग द स्टडी कैफे के टेलीग्राम ऐप पेज से जुड़ना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए क्या टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाना चाहिए, एक कमेंट करके बता दीजिए मुझे। सचिन यादव गुड इवनिंग। तो सुनिए, तो लोहे और तांबे की जो है उपलब्धता से हमें क्या हुआ, अस्त्र शस्त्र बनने में आसानी हुई। और क्या बने, और जो है कृषि उपकरण बने। क्या बने, कृषि उपकरण। तो ये चीज़ हो गई कि राजनीतिक कारण था। दूसरा क्या था, दूसरा जो है हाथियों की उपलब्धता। किसकी उपलब्धता, हाथियों की उपलब्धता। हाथी जो है सैन्य दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। मगध वाले क्षेत्र में हाथी बहुत होते थे, बड़ी बड़ी हस्ती सेना होती थी उस जमाने में, ठीक है। और लोहे की तांबे की उपलब्धता से जो है कई सारे रथ वगैरह बनने लगे, घोड़ों के लिए रथ खींचने में सहायता मिल गई। और जो है आपके अस्त्र शस्त्र बने, तलवारें वगैरह बड़े पैमाने में बनने लग गई। हल बने तो जो है खेती करनी आसान हो गई, बड़े बड़े जंगल साफ करने आसान हो गई, मैदानी भागों को कन्वर्ट करने के लिए। तो हाथियों की उपलब्धता भी थी। तीसरा जो है राजाओं की महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षी राजा, ये लिख लीजिएगा, या महत्वाकांक्षी शासक। क्या था, महत्वाकांक्षी शासक। मगध में एक के बाद एक जो है क्या बने, महत्वाकांक्षी शासक बने, जिन्होंने साम्राज्य विस्तारवाद के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि बड़े बड़े साम्राज्य निर्माण करना चाहिए, अपने आस पड़ोस के सारे राज्यों को उन्होंने हड़प लिया, ठीक है। तो ये सारी जो है राजनीतिक जो है उस समय ये भी थी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आर्थिक कारण में देखें तो आर्थिक कारण क्या क्या हो सकते हैं। प्लीज़ जितने आप लाइव हैं उससे कम जो है अभी तक लाइक है, तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, आप अधिक से अधिक जो है क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आशीष गुल कुमार, हाँ सर टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। नेहा बना दीजिए। राहुल सैनी सर बना लो टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, अपन कोशिश करेंगे। और जल्दी ही आपको जो है एक टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड करा जाएगा, उसकी जानकारी भी इस वाया
मीडिया या यहाँ पे लाइव सेशन में दे दी जाएगी, ताकि आप लोग जो है अधिक से अधिक उसका लुत्फ उठा सकें, आनंद उठा सकें। पर टेलीग्राम में मुझे नहीं लगता मैं PDF आपको प्रोवाइड करा पाऊँगा, पर हम कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए अभी आप लाइक कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सुर नंदीवाल, शैतान से राजपूत ग्रुप बनाओ। बिल्कुल शैतान सिंह जी बनाएंगे ग्रुप ही बना रहे हैं। इतने सालों से ग्रुप बना रहा हूँ मैं, तो पिछले 5 सालों से ग्रुप ही बना रहा हूँ। सोशल आदमी बहुत हूँ मैं। तो नेहरू कुमावत बिल्कुल बना दीजिएगा, ठीक है। हाँ लाइक कर दिया है, और लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। अब अपना आर्थिक कारण देख लेते हैं इसके। आर्थिक कारण क्या कहते हैं सुनिए। मैंने कहा जैसा कि गंगा घाटी, क्या है, गंगा घाटी। गंगा घाटी में जो है, गंगा घाटी में उपस्थिति होने की वजह से इनको क्या मिली, उपजाऊ भूमि। क्या मिली, उपजाऊ भूमि। उपजाऊ मैदान कह सकते हो आप, भूमि कह सकते हो, ठीक है। पानी की सहज उपलब्धता थी। कई सारे इस उपजाऊ भूमि में जो है फसलें होती थी, फसलों की कई किस्में होती थी। फसलें ज़्यादा हुई तो धान या कृषि जो है, फसलें जो है सरप्लस में हुई, या जो है कृषि का आधिक्य था। क्या था, कृषि का आधिक्य। अधिक कृषि आने से जो है, कृषि होने से पैदावार अधिक हुई। पैदावार अधिक हुई तो धान की उपलब्धता अधिक हुई, तो लोगों को जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ी, लोगों में जो है प्रजनन क्षमता बढ़ी। प्रजनन क्षमता से बढ़ने से जो है सहज सैन्य उपलब्धि हुई। क्या उपलब्ध हुई, सैन्य उपलब्ध। कैसे, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सेनाओं की उपलब्धि, तो ये राजनीतिक कारण भी एक जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जो है क्या हुआ, जनसंख्या या प्रजनन दर में वृद्धि। तो ये सारे जो है कारण होंगे इस आर्थिक में, गंगा घाटी में। और क्या हो सकता है, लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे का तो आर्थिक क्षेत्र में लोहे ने क्या योगदान दिया, देखते जाइए। और क्या हो सकता है, लोहे के आविष्कार से जो है हल बने। क्या बने, हल। तो अधिक गहराई से जुताई होने लगी। अधिक गहराई से जुताई होने लगी। क्या होने लगी, अधिक गहराई से जोता जाने लगा, जिससे फसल और भी अच्छी होने लगी, ठीक है। और जो है क्या होगा, और जो है आपके उद्योगों को बढ़ावा मिला होगा, शिल्प उद्योग वगैरह को, उद्योग या जिसे आप कहते हैं शिल्प उद्योग। लोगों की जो है शिल्प उद्योग बड़े होंगे। क्यों, क्योंकि देखो जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी तो लोगों की तादाद ज़्यादा हुई होगी। लोग ज़्यादा होंगे तो उनको आर्थिक जो है एक प्रकार का रोजगार भी तो चाहिए होगा। तो रोजगार के लिए क्या होगा, शिल्प उद्योग वगैरह में बढ़ोतरी हुई होगी। सैन्य पूर्ति के साथ साथ किस में हुआ होगा, शिल्प उद्योग में भी बढ़ा हुआ होगा, ये ध्यान रखना। और जो है मुद्रा का प्रचलन हो गया था इस काल में। क्या हो गया, मुद्रा। जैसे आप देखते हैं कि आहत मुद्राएं जो है इसमें क्या आ गई प्रचलन में, जैसे व्यापार वाणिज्य उन्नत अवस्था में पहुंच गया होगा, लेन देन आसान हो गया होगा। और क्या होगा, ऐसे उद्योग स्लोप बने तो कई सारे व्यापारियों के मंडल बने, तो श्रेणियों का उद्भव हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, श्रेणियों का उद्भव। तो इसमें कई सारी पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को देखा जाए तो इतना बड़ा तो नहीं, मोटे तौर पे मैं आपके यहाँ समझा रहा हूँ, तो इतना आप समझ लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। यदि आप स्टेट PCS वगैरह दे रहे हो और मेंस वगैरह लिख रहे हैं तो इतना पॉइंट ये काफ़ी है। पैटर्न होते हैं उसके आपको पता है 10 नंबर में, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन, तो उसमें ये आपका बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो आपको ध्यान रखना, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। राजीव कुमार जी, हिस्ट्री की क्लास कुछ नहीं है, 11-12 वीडियो ही है, जिसमें एक तो टेस्ट सीरीज है, बाकी ये 10वीं क्लास है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री है, उससे पहले मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाई है, तो वो तो कोई मैटर नहीं करेगा। अदर स्टेट के आप है तो, राजस्थान के नहीं है तो वो ध्यान रखना। बस यहाँ हिस्ट्री इतनी ही है, 10-8 क्लास आप आसानी से प्रीवियस वीडियो देख के चला के रिवाइज कर सकते हैं और क्लास का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। बाबूलाल परिहार, गुड इवनिंग। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप बहुत सारे 30 लोग लाइव हैं, लेकिन अभी तक 36 लाइक है। मैं चाहता हूं कि इसको फटाक से कन्वर्ट करके कर दीजिएगा ना सेशन को 60, 62, 65 लाइक में है ना, तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा आप। चलिए, महेंद्र माहो शराब हिस्ट्री का होल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दीजिए सर। प्रीवियस ईयर का तो नहीं कह सकता, पर जितने भी पिछले 8-10 साल में एग्जाम क्वेश्चन आए वो मैं सारे टेस्ट सीरीज के जरिए करवा दूंगा। सर साइंस कितने बजे? दीपक भाई साइंस जो है 6:30 बजे हैं। बिहार से हैं उनका शुक्रिया, झारखंड से उनका और शुक्रिया, छत्तीसगढ़ से उनका भी शुक्रिया, यूपी से उनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया भाई। ओके, लाइक कर दिया, उनका शुक्रिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया भाई। चले आगे अब। तो मगध का उत्थान के क्या कारण थे? उसमें भौगोलिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण भी थे, और क्या थे, आर्थिक कारण भी थे। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं।
मज़ा आ रहा है सेशन में? क्या आप लोगों को आनंद आ रहा है? तो प्लीज़ आप लोग जो है कमेंट में मुझे बताइएगा, और ये सेशन अधिक से अधिक लोगों को आप जो है शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों को, ताकि जो है लोग और जुड़ें और जो है इस सेशन का लुत्फ उठा सकें। हमें भी पढ़ाने में आपको आनंद आएगा। ठीक है, आप कीजिए प्लीज़। शुभम कुमार, क्लास टाइम जो है ठीक मेरा तो 5 बजे है, और बाकी वालों का होता है, साइंस वालों का 6:30 बजे है, 4 बजे से रीजनिंग होती है। तो ये शेड्यूल है हमारा। तो आप डेली 4 बजे से लाइव रहिएगा, 4 से 5 आप रीजनिंग पढ़ लेंगे, 5 से 6 तक आप जो है क्या पढ़ लेंगे, आप पढ़ लेंगे जो है जीके, और आधे घंटे का आपको हम ब्रेक देंगे जिसमें आप चाय पानी नाश्ता कर लीजिए, और जो है ठीक 6:30 बजे आप कनेक्ट हो जाइए साइंस के लिए, और आपको यहाँ क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाएगी निश्चित तौर पे। आप निश्चित रहिए और एंजॉय कीजिए, पूरा लुत्फ उठाइएगा आप क्लास का। तो जो है आप पूरा क्लास का क्या उठाइए, लुत्फ। क्लियर है? तो आ जाइएगा, फटाक से आ जाइएगा प्लीज़, जल्दी आ जाइएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप इतना लेट नहीं करेंगे। जो लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा। अब अपन देख रहे हैं मगध का उत्थान। अब हम पूरे राजवंश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इनके राजवंश। तो आप ध्यान रखना, मगध के उत्थान की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले जो है आपको ध्यान में रखना है, एक हमें वंश मिलता है बृहद्रथ वंश। कौन सा वंश है? बृहद्रथ। उसके बाद होता है, वो होता है आपका जो है हर्यक वंश। कौन सा वंश है? हर्यक वंश। उसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका जो है शिशुनाग वंश। कौन सा होगा? शिशुनाग वंश। उसके बाद जो होगा वो कौन होगा? उसके बाद होगा वो होगा आपका नंद वंश। कौन सा होगा? नंद वंश। और उसके बाद जो होगा वो कौन होगा? मौर्य वंश। ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ तो आपको ये ध्यान में रहे कि कई बार सीधा सीधा आपको वंशावली का क्रमानुसार पूछ लेते हैं। तो वहाँ क्या है, कई बच्चों को नहीं पता कि यहाँ कोई बृहद वंश भी था, ये बृहद्रथ वंश भी था। तो वो सोचते हैं कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ही है। तो ऐसा नहीं है। उनका वंश पूछने का मतलब ही यही होता है कि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो है कौन सा होगा? बृहद्रथ वंश होगा। बृहद्रथ वंश में और कुछ नहीं है, बस 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसकी जानकारी हमें महाभारत में मिलती है। किस में मिलती है? महाभारत में। और एक मिलती है हमें पुराण में। यहाँ से हमें क्या मिलती है? जानकारी। क्या मिलती है? जानकारी। बस इतना सा ही है कि बृहद्रथ नाम कोई राजा था, मगध में क्या करता था? शासन। उसके बारे में बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए जितने भी कनेक्ट हैं। ठीक है, और देखिए क्या है इसमें आगे। अगला कौन सा है? हर्यक वंश है। कौन सा है? हर्यक वंश है। चलिए हम देखते हैं हर्यक वंश के बारे में, इसमें क्या था। तो हर्यक वंश में देखते जाइएगा, बड़ा मज़ा आने वाला आपको। पहला होगा, उसका नाम होगा बिंबिसार। कौन सा है? बिंबिसार। इस वंश का जो है दूसरा शासक होगा, उसका नाम होगा अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। और इस वंश का तीसरा शासक होगा, वो होगा उदयन। 1-2 बीच में और भी होते हैं पर उनका इतना महत्व नहीं है, बिल्कुल भी इतिहास में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता। हमें तो वो देखना जो हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण है। हमें एग्जाम में क्या आना है हमारे, वो हमारे लिए मायने रखता है। तो ये 3 आपको एग्जाम के पर्पज से ध्यान में रखने हैं। हाँ, एक चीज़ और सुन लेना, एंशिएंट हिस्ट्री आप जब भी पढ़ते हैं, सभ्यताओं के अलावा, सभ्यताओं में हो सकता है कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछ लेते हैं, जो C14 रेडियो कार्बन पद्धति से जो कालक्रम दिए होते हैं वो पूछ लेते हैं, बाकी उनमें भी कुछ खास नहीं पूछते। लेकिन बाद में जो भी आप पढ़ेंगे उसमें कहीं पर भी आपको कालक्रम से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि हर गाइड में हर जगह अलग अलग माना गया। क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो इतिहास लिखने के पर्पज से नहीं लिखा गया कभी भी। जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक स्रोत है वो क्यों? क्योंकि उनमें आध्यात्मिक पुट ज़्यादा है, वो आध्यात्मिकता पे ज़्यादा जरूरत है, लोगों के नैतिक आचरण के उत्थान की बात करते हैं। ठीक है, तो इतिहास को कभी इतिहास की दृष्टि से लिखा नहीं गया, तो उसके कालक्रम में थोड़ी विभेद मिलता है। तो उन कालक्रमों को सेट किया गया, तो विदेशी ग्रंथों से रेफरेंस से उनके कालक्रम को तय करके ऐसे किया गया। तो कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे ये 445 कई किताबों में दिया हुआ होगा, कई में 444 होगा।
तो यहाँ से कभी भी ऐसे कन्फ्यूजनल क्वेश्चन नहीं पूछे, तो यहाँ कालक्रम याद करने की आपको आवश्यकता है नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे, आप निश्चित रहिए। ठीक है, तो आप सुनते जाइए। अब क्या है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। इस हर्यक वंश को हम कहते हैं पितृहंता वंश। क्या कहते हैं आप, पितृहंता वंश। आपको पूछे कि निम्न में से कौन सा वंश पितृहंता वंश है, तो वो कौन सा है, हर्यक वंश। क्यों, क्योंकि हर्यक वंश में आगे हम देखेंगे कि बिंबिसार जो है किसकी, बिंबिसार की हत्या कौन कर देगा, अजातशत्रु, और अजातशत्रु को कौन कर देगा, उदय, है ना, ये हम देखेंगे आगे, तो ये ध्यान रखना। अब है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश में आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं। एक तो इसी नाम से शासक होगा, जिसका नाम क्या होगा, शिशुनाग। क्या नाम होगा, शिशुनाग। ठीक है, और कौन होगा, और होगा आपका जो है वो होगा कालाशोक। कालाशोक, या इसको आप कहते हैं काकवर्ण। पुराणों में इसका नाम मिलता है, वो मिलता है काकवर्ण। ठीक है, क्या मिलता है, कालाशोक या काकवर्ण। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नंदवंश के बारे में। कौन सा वंश है, नंदवंश। नंदवंश के बारे में देख लो क्या है। एक इनका शासक होगा महानंदीन। कौन होगा, महानंदीन। एक होगा महापद्म नंद। कौन होगा, महापद्म नंद। और एक होगा, उसका नाम है, उसका नाम क्या है, दिमाग से निकल गया, चलो देखते, याद आ जाएगा। मौर्य वंश पढ़ लेते तब तक। मौर्य वंश में आपको 3 शासक ध्यान में रखने हैं। यहाँ किसी को याद आ रहा है तीसरा नाम तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। घनानंद, मुझे ही आ गया, चलो घनानंद। ठीक है, ये ध्यान रखना, 3 शासक। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर कौन होगा, फिर होगा आपका जो है बिंदुसार। कौन होगा, बिंदुसार मौर्य। और अगला होगा अशोक मौर्य। अशोक, 3 शासक। तो टोटल आपको जो है इतने शासकों के बारे में ध्यान होना चाहिए, इतने लोगों के बारे में पता होना चाहिए। जितने लोग लाइव है प्लीज़ नए वो कनेक्ट कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। राजू चौधरी, गुरुजी नमस्कार, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार भाई, गुड इवनिंग राजू। कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत सही हो जाएगी, तबीयत पहले ध्यान रखो। घनानंद ने, हाँ मुझे भी याद आ गया था, रहते कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र महतो सर, हिस्ट्री में 0 हूँ 0 बना दीजिए सर जी। आप बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं मुझे यदि रेगुलर, तो आप तो वैसे ही हिस्ट्री पसंद करेंगे, इसलिए यहाँ कनेक्ट है मुझे लगता है, और आप अच्छे से कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दशरथ सिंह जी गुड इवनिंग। पवन सिंह जी, कितना देर हुआ है अभी क्लास चलता हुआ? कुछ नहीं है पवन, अभी क्लास चलते हुए महज 20 मिनट हुए हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप नए लोग जुड़े वो लाइक कर दीजिएगा, है ना। हाँ, एक चीज़ और, मैंने जो है आपको पढ़ाया है महाजनपद, उसमें जो है अभी तक आप लोगों को उतना प्यार नहीं मिला जितनी उस वीडियो को उम्मीद है, क्योंकि अपने 10 वीडियो टोटल डाले हुए हैं, जिसमें से 8 वीडियो ऐसे हैं जो 1K प्लस है, इवन 2K तक पहुंच गए हैं। लेकिन आपका ये वीडियो जो आपका महाजनपद वाला 44-45 मिनट का वीडियो, जिसमें सिर्फ महाजनपद ही है, तो वो आप लोगों को उतना प्यार नहीं मिला। तो प्लीज़ मेरा गुजारिश है, उस वीडियो को भी आप जाके उतना ही प्यार और स्नेह दीजिएगा, ताकि वो भी ग्रो करके इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आ जाए कि इनका एक परिवार जो है एक साथ बढ़े। देखिए क्या होता है कि आर्थिक विषमताएं जो आती हैं वो भी ऐसे ही आती है, क्योंकि कई लोग जो है इस विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं, कई लोग अपना स्तर ऊंचा कर जाते हैं। तो सबको समान और सबको साथ लेके चलना है। मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, है ना। जब वर्तमान हमारी सरकार भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, तो फिर हम क्यों नहीं करें। ठीक है, तो हमें भी सबको साथ लेके चलना है। अब मुझे सरकार के बारे में नहीं जाना है, वो कितना करती है क्या करती है, वो तो उनके अपने प्रोपेगेंडे। वैसे मैं किसी भी राजनीतिक विचारधारा की बात कर भी नहीं रहा, और मैं किसी विचारधारा में बिलीव करता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो आप देखिए आगे ये, अब अपन को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वृहदत्त वंश के बारे में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, क्या है कि ये जो है कौन से महाभारत और पुराण में जानकारी मिलती है। हम पढ़ेंगे हर्यक वंश। कैसे पढ़ेंगे? हर्यक वंश। ये स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, मैं बैठा रहा हूँ। हाँ जी, मालम सिंह जी शुक्रिया, काफ़ी क्यूट स्माइल है आप लोगों की, इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं। कंसेप्ट हेलो, और
गवीश चौधरी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, गवीश चौधरी जी क्या कर रहे हैं? पढ़ाओ, बातें मत करो। पढ़ा ही रहे हैं भाई, बातें कर रहे हैं तो बातें करें, कुछ तो बातें करें। डेली फ्री में कौन पढ़ाएगा ऐसे? इतनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसमें 2 मिनट हम बात भी नहीं कर सकते? वाह यार, बड़े पढ़ाकू हो आप तो। फिर इतने भी स्वार्थी मत बनिए, है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं अब अपना जो है हर्यक वंश। हर्यक वंश, इस वंश का संस्थापक जो होता है, कौन होता है संस्थापक? वो होता है बिंबिसार। कौन होता है? बिंबिसार। ये ध्यान रखना। तो हमें आज जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? बिंबिसार के बारे में ही पढ़ना है, ध्यान रखना। मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हमारे पास पूरा बोर्ड खुला होगा और पढ़ने में बड़ी क्या होगी? आसानी। बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में देखिए। एक तो इसकी कुछ उपाधियां मिलती हैं, ठीक है। क्या है? एक मिलती है श्रोणिक, ठीक है। एक उपाधि मिलती है क्षैत्रोजस। क्या मिलेगी? श्रोणिक और क्षैत्रोजस किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए वो किसे कहते हैं? बिंबिसार को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिंबिसार को। बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार 3 नीतियों के तहत किया। इसकी हमें कितनी नीतियां मिलती है? 3 नीतियां मिलती है। कितनी नीतियां मिलती है? 3। कौन कौन सी है तो सुन लीजिए। एक होगा इसकी जो है कूटनीति, कूटनीति से। दूसरी होगी वैवाहिक नीति, और तीसरी होगी, वो होगी आपकी जो है, वो कौन सी होगी? युद्ध नीति। ठीक है, ये ध्यान रखना। कितनी होगी? 3। इसके 2 बड़े सलाहकार होते हैं, वो ध्यान रखना। एक का नाम है सुनिधि, ये सुनिधि चौहान से याद कर लेना। और एक होगा आपका दीर्घचारण, ठीक है। 2 क्या होंगे? इसके सलाहकार होंगे। क्या होंगे? सलाहकार, ठीक है। अब देखिए 3 तरह के जो है संबंध की बात ये करेगा। कूटनीति की बात हम जो है बाद में करेंगे, पहले हम बात, चलो कूटनीति से शुरू कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझ में आना चाहिए बात ये है। एक अवंती नरेश होते हैं चंड प्रद्योत। अवंती के शासक कौन हैं? चंड प्रद्योत, ठीक है। इनको हो गया था पांडुरंग। क्या हो गया था? पांडुरंग। तब जो है बिंबिसार ने किसको भेजा इनकी सेवा में? सेवा में किसको भेजा? जीवक को। जीवक कौन था? चिकित्सक था। क्लियर है? पांडुरंग का मतलब क्या है? पीलिया। क्या मतलब है? पीलिया। शायद जॉन्डिस कहते हैं इंग्लिश में, पीलिया, ठीक है। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा जो नए लोग आए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया चंदन कुमार और दीपक राज, सही बात है सर, शुक्रिया, सबका शुक्रिया जो लोग जुड़े हुए हैं। तो सुनिए, तो क्या है? कूटनीतिज्ञ, वैवाहिक स्थिति और युद्ध नीति, 3 तरह की नीतियां जो अपनाता है अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। कूटनीति में क्या करेगा? अवंती के शासक होंगे चंड प्रद्योत, उनको पांडुरंग या पेलिया हो गया, तो उन्होंने अपने सेवा में किसको भेजा? अपने चिकित्सक जीवक को भेजा। किसकी सेवा में? चंड प्रद्योत की सेवा में। और ये मरणासन अवस्था में थे और सही हो गए, ठीक है। एक ये है। और जो है इन्होंने एक गांधार में जो है अपना दूत भेजा। गांधार के शासक का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, मैं बता भी दूंगा याद आया तो गांधार में क्या भेजा? अपना दूत। क्यों भेजा? तो गांधार के शासक थे, उन्होंने अवंती पे आक्रमण कर लिया था,
किस पे आक्रमण कर लिया था? अवंती पे। जब उन्होंने अवंती पे आक्रमण किया और अवंती को पराजित भी कर दिया, यानी कि चंड प्रद्योत को क्या कर दिया था? पराजित। तब बिंबिसार को लगा कि ये इतना शक्तिशाली है, जब उतना दूर गांधार से होके यहाँ अवंती में आके अवंती को भी पराजित कर सकता है, तो हो सकता है कि भविष्य में हम पे भी आक्रमण कर ले, वो है कि नहीं है। तो अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए उसने क्या किया, उसको पहले से ही मित्रता संधि के तहत या मित्र बनाने के लिए अपना दूत भेज दिया उसके दरबार में। तो वो तटस्थ हो गया, मित्र बन गया उसका गांधार वाला। नाम मैं शासक का याद आया तब बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से कूटनीति में दो चीजें करता है, हम देखते हैं। वैवाहिक में कौशल नरेश होते हैं, कहाँ के? कौशल नरेश। नाम होता है प्रसेनजीत। क्या नाम है? प्रसेनजीत। इनकी बहन होती है कौशला। क्या नाम होता है? कौशला। तो इनसे ये क्या कर लेगा? विवाह। कौन? बिंदुसार, बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला से विवाह कर लिया। ये प्रसेनजीत की क्या है? बहन है। याद रख लेंगे आप? रख लेंगे ना। देखिए ये एक बोर्ड है, इस पर मैं इतना नहीं लिख सकता जितना पूरे एक रजिस्टर में लिखते हैं अपन, समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ मैं सिर्फ छोटी छोटी लाइनों में समझाऊंगा, चीज एक्सप्लेन पूरी कर लूंगा आपके सामने। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन होती है कौशला, उसका विवाह किससे होता है? बिंबिसार से। और इनको दहेज में मिलता है काशी। दहेज में क्या मिलता है? काशी। क्योंकि काशी उस समय जो है कौशल के अंडर में थी। किसके अंडर में थी? कौशल के। काशी हमेशा एक मतलब विवादित टेरिटरी रही थी। काशी के शासकों को इन्वेज होते थे दोनों तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो या तो आज के जो है किसके अंडर में? कौशल के अंडर में रहती थी, या मगध, या फिर नीचे अवंती वगैरह इनके अंडर में रहती थी, ठीक है ना। तो जो है उस समय किसकी थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत के अंडर में थी। तो काशी क्या दे दी गई? दहेज में। काशी वाराणसी जिसे अपन कहते हैं, बनारस, ये दहेज में दे दिया गया। एक तो ये विवाह की बात हुई। और मैं ये विवाह इधर लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यार नीचे जगह नहीं है। यहां तक तो दिख रहा है ना? ओ, दिख नहीं रहा है। हरिओम जी, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ये दहेज की काशी मिलती, मैंने यहाँ लिखा, दिख नहीं रहा है आप लोगों को मुझे लग रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर वापस। यहाँ की काशी क्या दे दी गई है? काशी दहेज में। काशी क्या दे दी गई है? दहेज में। अब दिख जाएगा, ये मैंने जो नीचे लिखा है मैं ऊपर भी लिख दिया है। और कहाँ विवाह होगा देखिए, और होगा जो है वजी संघ था। कौन सा संघ था? वजी संघ। यहाँ जो है शासक थे एक चेटक। चेटक, इसकी बहन होती है, चेटक की बहन होती है, चेटक की क्या होगी? बहन, उसका नाम होगा चेलना। तो चेटक की बहन चेलना से क्या होगी? इनकी शादी, ठीक है। और क्या है? और एक पंजाब साइड वर्तमान में पड़ता है, उस समय गणराज्य था मद्र, इसकी एक जो है राजकुमारी थी क्षेमा। इससे भी क्या किया इसने? विवाह। क्या किया? विवाह, ठीक है। ये तीन हो गए। और युद्ध नीति में की बात करूं तो युद्ध नीति में इसने जो है अंग को जीता। किसको जीता? अंग, ठीक है। ऐसा क्यों? अब देखते जाइए। सपोज कीजिए ये मगध है। क्या है? मगध। इधर पड़ता है अंग, ठीक है। इधर पड़ता है वो अवंती। एक अपन अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। और इधर पड़ता है वो काशी। कौन सी है? काशी। इधर पड़ता है वजी। कौन सा है? वजी। और इधर पड़ता है कौशल। कौन सा है? कौशल। और इधर पड़ता है वत्स। कौन सा है? वत्स, ठीक है। अब क्या हुआ था कि एक बार अंग के शासक ने मगध, जब इतना शक्तिशाली नहीं था, तब आक्रमण करके मगध को क्या कर लिया? मगध में अधिकार तो नहीं किया, पर लूट पार बहुत ज़्यादा कर ली थी। तो मगध को कहीं ना कहीं जो है, इसको एक तो अपना साम्राज्य विस्तार करना था इनको, मगध वालों को। दूसरा ये था कि जो है इसका बदला भी लेना था इनको। लेकिन बदला ले कैसे? यदि ये इस पे आक्रमण करते तो क्या इनको बुरा नहीं लगेगा? इनको बुरा नहीं लगेगा? इनको बुरा नहीं लगेगा? लगेगा नहीं लगेगा, है ना। और ध्यान रखना, ये जो काशी है ये किसके अंडर में है? काशी जो है
आपके कौशल के अंडर में। ठीक है, समझ रहे हैं आप? कमेंट में बताइए। ठीक है ना? क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए इसका। समझ आ रहा है तो बता दीजिए फटाफट। चलिए, तो जो है इसने क्या किया, सबसे पहले जो है कौशल को अपना जो है सलाह किसने दी? इन दोनों ने, सुनिधि और दृढ़चारण ने जो है क्या है, सलाह दी। और सलाह के बाद इसने ये कहा कि जो है आप अपन ऐसे किसी को भी नहीं जीत सकते, हमें जो है 3 तरह की नीति अपनानी चाहिए, कूटनीतिक, वैवाहिक नीति और युद्ध नीति। इसे क्या है, हम सबको अपना क्या बना लेंगे, मित्र बना लेंगे, और फिर जहां चाहे वहां अपना विस्तार कर सकते हैं। तो इस विवाह नीति के तहत इसने क्या किया, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला से शादी कर ली। क्या कर ली? कौशला से शादी। तो ये जो है इसकी जो है ये चेलना की जो है पुत्री है, चेलना इसकी क्या है, पुत्री है। चलिए, तो इसने क्या कर लिया, इसे विवाह कर लिया। विवाह करते ये इसका जो है बिंबिसार क्या हो गया, इन कौशल वालों का जवाई हो गया, बहनोई हो गया। तो कॉमन सेंस है, ये किसी भी प्रकार का इनका विरोध नहीं करेंगे भविष्य में। दूसरा क्या किया इसने जो है वजी संघ में जो है चेटक की पुत्री चेलना से विवाह कर लिया। तो वजी संघ भी क्या हो गया, इनके लिए तटस्थ हो गया। ठीक है, ये तो विवाह नीति की बात हुई। किसकी बात हुई? विवाह नीति की। इसने जो है अवंती के जब चंड प्रद्योत बीमार हुए तो अवंती में किसको भेज दिया, जीवक को। किसको भेज दिया? जीवक को। और इसको जीवक को भेज के इसको भी अपना क्या बना लिया, मित्र। ठीक है, अब मैंने बताया कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला से जब विवाह किया तो काशी इनको क्या मिल गया, दहेज में। तो अब इनका जो है क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये वाला इनका क्षेत्र हो जाएगा, साम्राज्य। वैसे भी 3 तरफ से जब इसकी पूरी तरह से जो है मित्र बैठ गए, तब इसने क्या इन्वेड कर दिया, अंग पर, और अंग को भी अपना क्या बना लिया, राज्य, अपने साम्राज्य का हिस्सा। तो आपसे पूछे कि अंग को सबसे पहले किसने अपना जो है साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, तो वो बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जीवक नामक चिकित्सक जो है वो किसकी दरबार में था, तो वो बिंबिसार के था। बिंबिसार के सलाहकार कौन थे? सुनिधि और दृढ़चारण थे। ठीक है, और बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की कितनी नीतियों का जो है अनुसरण किया? 3, कूटनीतिक, वैवाहिक नीति और युद्ध नीति। तो युद्ध नीति के तहत जो है अंग को जीत लिया। तो ये कौन सा हो गया, युद्ध नीति में अंग हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? अंजुराज प्रजापति, गुड इवनिंग भाई, हंस रहे हैं पता नहीं क्यों। नीलेश मीणा शेयर भी कर दिया, शुक्रिया भाई नीलेश। जितेंद्र सिंह सुपर, शुक्रिया। ठीक है, इस तरह से इसने जो है इन तीनों की तरह इसको जीत लिया। और ये सारी की सारी घटनाक्रम किसके में होगा? बिंबिसार में। ठीक है, और क्या होगा इसमें? और बिंबिसार के समय जो है इसका पुत्र होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु, उसने इसकी क्या कर दी, हत्या। क्या कर दी? हत्या। ठीक है, तो इसलिए हम जो है अजातशत्रु को पितृहंता कहते हैं। इस हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता वंश कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। किस में? आपको रखनी है हर्यक वंश में। हर्यक वंश के अंदर भी कौन? बिंबिसार। कौन है? बिंबिसार। कंफ्यूज आप भी होंगे बिंदुसार बिंबिसार में। तो बिंदुसार ध्यान रखना मौर्य शासक था। बिंदु इत्तासा, बिंदु जैसा, कौन था? मौर्य शासक था। और बिंबिसार तो जो है बहुत बड़ा था, ये ध्यान रखना चीज़ का। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं कौन से में? अजातशत्रु में। अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में ध्यान रखना कि अजातशत्रु का जो है सलाहकार, सबसे पहले ध्यान रख लो, सलाहकार होता है, उसका नाम होता है आपका वशकार। कौन है? वशकार। अब होता क्या है कि अजातशत्रु ने जो है क्या कर दी थी,
अपने पिता की हत्या। तो हत्या की पिता की, तो ये जब शासक बनता है तो इससे जो है एक तो वजी संघ वाले, कौन, वजी संघ, और जो है आपका कौन था, कौशल नरेश। कौन था, कौशल नरेश। ये क्या हो जाएंगे, नाराज। जब कौशल नरेश नाराज होते हैं तब उन्होंने इससे काशी छीन ली। क्या कर ली, काशी छीन ली, काशी छीन ली। जो काशी दहेज में मिली थी इसके पिता को, वो इससे छीन ली। अब जो है वजी सिंह नाराज हो गया, काशी भी इधर जो है छीन गई, कौशल भी नाराज हो गया, तो इसने जो है वापस वही नीति अपनाई, कूटनीति, और क्या अपनाई, युद्ध नीति। तो ये क्या करेगा, इस वस्कार को भेजेगा वजी संघ। कहाँ भेजेगा, वस्कार को वजी संघ, और इसमें क्या डलवा देगा, फूट, यानी फूट डालो राज करो वाली नीति। ठीक है, क्या डालेगा, फूट। तब जो है एक युद्ध होता है, यानी मगध वर्सेज वजी। कौन सा युद्ध होगा, मगध वर्सेज वजी। ठीक है, यानी वजी संघ। ठीक है, इस युद्ध में विजय किसकी होगी, विजय होगी मगध की। ठीक है, फूट डालने वाला मंत्री कौन था, वस्कार। इसने क्या की, वजी संघ में क्या डाल दी, फूट डाली। किसने डाली, वस्कार ने। जब विजय होती है तो इस विजय में जो है इन्होंने 2 हथियार प्रयोग में लिए थे। उस समय नए हथियार थे, 2 हथियार प्रयोग में किए थे इसने, किसने, अजातशत्रु ने। एक का नाम था महाशिला कंटक। क्या नाम था एक का, महाशिला कंटक, और एक का नाम था रथमूसल। रथमूसल। ये महाशिला कटक जो किले वगैरह होते हैं, उन किलों बिलों के दरवाजों को तोड़ने के लिए बहुत बड़ी शिला होती थी, उसको जाकर टकराया करते थे। और रथमूसल जो है एक प्रकार का वर्तमान में तोप के जैसा होता था, जो इधर से गोला फेंकता उधर। यदि आपने बाहुबली मूवी देखी तो उसमें दिखाया गया है ना, गोले ऐसे उछाल के फेंके जाते थे उन किलों में या सामने वाली सेना में, तो भारी तबाही मचाते थे। तो इन 2 हथियारों का प्रयोग जो है अजातशत्रु ने किसकी विजय में किया, वजी संघ की विजय में किया। और वजी सिंह में फूट किसने डाली, इसके सलाहकार या जो है इसका होता है मंत्री आप कह सकते हैं, वस्कार, उसने जो है वजी सिंह में क्या डाल दी थी, फूट। तो ये रखना है ध्यान किसके बारे में, वजी सिंह इसमें। अब ये क्या करेगा, जब कौशल नरेश ने काशी छीन ली तो इसने कौशल नरेश को भी धमकी दी। तो कौशल नरेश ने जो है अपनी पुत्री की शादी कर दी, या कौशल नरेश ने क्या कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर दिया इसे। प्रसेनजीत कौन था, प्रसेनजीत, इन्होंने क्या कर लिया, प्रसेनजीत ने जो इनसे क्या कर लिया, वैवाहिक संबंध बना लिए। क्या बना लिए, वैवाहिक संबंध। और जो है काशी पुनः दे दी, और काशी क्या हो जाएगी, पुनः प्राप्त हो जाएगी। काशी क्या हो जाएगी, इसको पुनः प्राप्त। तो वजी संघ देखो, पहली बार में हमने देखा अंग इनका हिस्सा बनता है और काशी दहेज 2 महाजनपद इनके हिस्सा बनते हैं। दूसरे शासक में हम देख रहे हैं कि वजी संघ पूरा का पूरा इनका क्या बन जाएगा, हिस्सा, जिसमें 8 गणराज्य थे। ठीक है, चलिए ये हुआ। और क्या हुआ, ऐसा माना जाता है कि जो है इसके शासन के 8वें वर्ष में, शासन का कौन सा वर्ष है इसका, 8वां वर्ष। ठीक है, शासन के 8वें वर्ष में जो है, इसके शासन के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। किसकी मृत्यु हो जाएगी, भगवान बुद्ध को क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, सॉरी जो है बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मृत्यु होती है तो जो है इसने एक प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया, बौद्ध संगति। इस आधार पर जो है करीब करीब ये घटना है 383 BC की, 300 नहीं है, 483 BC। ऐसा माना जाता है कि यदि ये 8वां साल था तो 492 या 91 करीब करीब क्या बना होगा, शासक। 8 साल तो यही हुआ ना, 8 साल इसने राज किया होगा, तब 483 आया होगा। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है। ये होती है बौद्ध संगति सप्तपर्णी गुफा में।
कौन सी गुफा है? सप्तपर्णी गुफा। और कहाँ पे? राजगृह, जो इन समय इनकी क्या थी? राजधानी। क्या थी? राजधानी। ये राजगृह दिख रहा है अभी? ओ नहीं दिख रहा है। ये सप्तपर्णी गुफा तो दिख ही रहा होगा। सप्तपर्णी भी पूरी नहीं दिख रही है। हाँ ये अब दिख रहा है ना, राजगृह। ठीक है, इस गुफा में जो है प्रथम बौद्ध संगीत का क्या हुआ? राजगृह को अपन जो है गिरि ब्रज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरि ब्रज। चलिए, और क्या हुआ? इसकी अध्यक्षता जिसने की, क्या की? अध्यक्षता वो की थी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने। तो महाकश्यप ने यहाँ अध्यक्षता की थी। कौन सी? प्रथम बौद्ध संगति जो 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तपर्णी गुफा, राजगृह। क्यों राजगृह? उसमें क्या थी? इनकी मगध की राजधानी थी। चलिए, यहाँ जो है पहली बार हमें पता चलता है कि प्रथम बौद्ध संगति में जो है जिसकी रचना हुई वो सुत्त पिटक की हुई थी। किसकी हुई थी? सुत्त पिटक की। सुत्त पिटक के अंदर ही कई सारे निकाय है, टोटल 5 निकाय है, उसका ध्यान रखना। दीर्घ निकाय, लघु निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय और अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय हम पीछे पढ़ चुके हैं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? जानकारी। तो ये ध्यान रखना है चीज़ का। चलिए, वो जो आएगी वो तब हम देख लेंगे, और पर यहाँ इतना ध्यान रखना है। तो ये तो मोटे मोटे तौर पे अजातशत्रु के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब अजातशत्रु जो है इतना दूरदर्शी आदमी था, इसने जो है सबसे पहले पाटलिपुत्र को, किसको? पाटलिपुत्र को जो है, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने का सोचा था। ठीक, केवल सोचा है, यानी कि एक रूपरेखा तैयार की गई थी कि भाई हम राजधानी किसे बनाएंगे? पाटलिपुत्र को बनाएंगे। पाटलिपुत्र जो है आगे हम देखेंगे उदयन में, ध्यान रखना। और ये गृहवर या राजगृह जो है 5 पहाड़ों के बीच में था, और इसका जो है पहचान वर्तमान में की गई है वो कुशाग्र नगर से की गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपसे पूछ भी सकते हैं। तो जो है पाटलिपुत्र को क्या बनाने की सोचेगा? राजधानी। और अजातशत्रु की हत्या का पूछे तो जो है उदयन ने इसकी क्या कर दी? इसकी क्या कर देगा? हत्या। ठीक है, और उदयन अगला क्या बन जाएगा? इनका शासक। तो उदयन में सिर्फ आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो ये है कि उदयन ने जो है कुसुमपुरा नामक जगह पर, कुसुमपुरा पे जो है राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। और जिसे हम कहते हैं वर्तमान में इसको पाटलिपुत्र। मगध को बाद में ना राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जहाँ बसाया गया वो कहाँ है? कुसुमपुरा में। पाटलिपुत्र कहाँ बसाया गया? बसाया कुसुमपुरा में। कहाँ बसाया? कुसुमपुरा। क्लियर है? तो कुशाग्रपुर या कुशाग्र नगर, वैसे कुशाग्रपुर है नगर की बजाय, तो कुशाग्र नगर, कुशाग्रपुर गिरिव्रज या राजगृह का नाम है। और कुसुमपुरा जो है प्राचीन नाम किसका है? पाटलिपुत्र का। पाटलिपुत्र वर्तमान में इसकी पहचान पटना नगर से की जाती है। ठीक है, बिहार में। चलिए, लाइक कर दीजिए नए लोग जितने भी हैं। तो ये था आपका कौन सा? हर्यक वंश। अब अपन देखते हैं अगला वंश, शिशुनाग वंश। चलिए, होता क्या है कि जो है आपके हर्यक वंश का अंतिम शासक होता है, हर्यक वंश का अंतिम शासक, उसका नाम होता है, कई जगह आपको दशक मिलेगा, कई जगह नाग दशक मिलेगा। ठीक है, इसकी जो है इस वंश का एक संस्थापक होगा, संस्थापक, उसका नाम है शिशुनाग।
क्या नाम है, शिशुनाग। इसने इसकी क्या कर दी, हत्या। क्या कर दी, हत्या। किसकी, महापरिनिर्वाण। परिनिर्वाण नहीं, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण आपको इसी जन्म में मिल जाएगा, महापरिनिर्वाण जो है आपको मृत्यु के बाद मिलता है। तो जो है संस्थापक थे शिशुनाग। इन्होंने दर्शक या नाग दर्शक नामक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके और क्या डाल दी, शिशुनाग वंश की नींव। ये इनका अमात्य था या मंत्री था, ये समझ लेना, ठीक है। चलिए, अब इस शिशुनाग ने जो है क्या किया, इस आदमी ने जो है अपनी राजधानी बदली। क्या बदली, राजधानी। किसको ले जाता है, ये राजधानी बनाएगा अपनी, वो बनाएगा आपकी जो है वैशाली को। इसने जो है राजधानी बनाया, राजधानी वो किसको बनाया, वैशाली को। किसको बनाया, वैशाली को। तो वैशाली को राजधानी किसने बनाया था, सर्वप्रथम वो बनाया आपके किसने, शिशुनाग ने। इससे पहले कौन सी थी, पाटलिपुत्र। उससे पहले कौन सी थी, राजगृह। ध्यान रखना क्रम इसका, ठीक है। और क्या करेगा, और ये जो है अवंती को जीत लेगा। ठीक है, चलो हमें ये पता चला कि अब अवंती भी मगध का क्या हो गया है, हिस्सा हो गया है। राजधानी वैशाली क्यों बनाई, तो वैशाली में लिच्छवी शासक थे, ठीक है ना, वजी संघ का हिस्सा था। तो जो है वजी संघ में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। कहा कि भाई हम जो है आपके अधीन नहीं रहेंगे। तो जो है अस्थिरता स्थिति को दबाने के लिए इसने जो है अपनी क्या राजधानी स्थानांतरित कर दी, वहां का विद्रोह दबाने के लिए, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपको ये भी कहे कि दूसरी राजधानी कौन सी, तब भी वैशाली थी, ठीक है। पाटलिपुत्र के बाद या कहेगी पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी कौन ले गया, तो कौन ले गया, आपका शिशुनाग ले गया। और दूसरी घटना क्या है कि इसने अवंती को जीत लिया। चलिए, इस शिशुनाग के बाद जो है इसका अगला शासक बनेगा, वो बनेगा कालाशोक। मैं इधर ही लिख लेता हूँ, जगह पड़ी बोर्ड पे काफी, तो देख लेना एक बार आप। अगला शासक कौन बनेगा, कालाशोक। इसका जो है दिव्यदान नामक बौद्ध ग्रंथ में जो मिलता है वो नाम मिलता है काकवर्ण, है ना। तो ये अगला शासक बनेगा। ये एक दो ही काम करेगा, ज़्यादा इसके जीवन में कोई काम होते नहीं है। एक ये होता है कि ये राजधानी जो है, ये क्या करेगा, राजधानी जो है पुनः कहाँ लाएगा, पाटलिपुत्र। कहाँ ले आएगा, पाटलिपुत्र। और क्या है, और जो है इसके समय दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन होता है। क्या होगा, दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन। ठीक है, कब, तो आपसे पूछे तो जो है दूसरी बौद्ध संगति लगभग जो है 383 बीसी में हुई। और इसकी अध्यक्षता पूछे आपसे, क्या पूछे, अध्यक्षता, तो जो है सर्वकामिर ने की थी। कई बुक्स में लिखा होगा साबक मीर। क्या लिखा हुआ होगा, साबक मीर। तो इसने अध्यक्षता की। इसमें दूसरी बौद्ध संगति जो होती है, इसमें जो है आपकी अध्यक्षता ये करते हैं। ये कहाँ होती है, तो ये वैशाली में होती है। कहाँ होती है, वैशाली में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अध्यक्षता कौन कर रहा, सर्वकामिरा साबक मीर। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ होती है, वैशाली में। ठीक है, यहाँ बौद्ध धर्म जो है आपके जो है इसमें रचना होती है, मेरे ख्याल से विनय पिटक की होती है। और उसकी रचना जो है आनंद या उपालिने की नहीं, विनय पिटक की नहीं होती है। इसमें होती है आपकी आदित्य धम्म पिटक की, हो गई थी आपके अशोक के काल में। महायान हीनयान में चौथी संगति में इसमें भी कुछ होता है, मैं भूल रहा हूँ। तो उस रचना उसकी होती है, वो तो खैर बौद्ध धर्म अपन देखेंगे तब पढ़ लेंगे। तो ये आपका कौन सा था, ये आपका था कालाशोक था। कौन था, कालाशोक। अब अगला वंश होगा वो होगा आपका नंद वंश। कौन सा वंश है, नंद। तो नंद में अपन देख लेते हैं, रहे टाइम भी नहीं रहा इतना, खैर तो नंद में अपन देख लेते हैं नंद वंश में क्या हुआ था। नंद वंश,
इस वंश की स्थापना जो करते हैं संस्थापक जो है, अलग अलग कई बार किताबों में महापद्मनंद दिया होगा, लेकिन वास्तविकता में वो महापद्मनंद नहीं है। संस्थापक इसका जो है महानंदिन है। कौन है? महानंदिन। और इसकी जो है हत्या कर देता है। कौन हत्या करता है इसकी? वो करता है आपका जो महापद्मनंद है। कौन कर देगा? महापद्मनंद। तो अपन को ध्यान क्या रखना है? अपन को पढ़ना है, वो पढ़ना है महापद्मनंद, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। महापद्मनंद, इसको जो है एक जो है उपाधियाँ इसकी कई सारी मिलती है अपन को। एक तो मिलती है एक राठ, ठीक है। एक मिलती है आपकी जो है भार्गव, और अपो परशुराम, और क्या मिलती है? और जो है सर्व छत्रात्मक, ठीक है। तो देखिए क्या अर्थ होता है एक राट का मतलब क्या। जैसे मैंने आपको जो है महाजनपद काल में पढ़ाया कि यहाँ जो है होता है विराट, यहाँ होता है सवराट, यहाँ होता है सम्राट, यहाँ होता है भोज, और यहाँ होता है राजा। इन सारों को जीतने वाला, इन सारों को जीतने वाला क्या कहलाएगा? एक राट, यानी कि एक छत्र राज है जिसका, ठीक है। क्या है? एक छत्र राज, सर्व जगह, हर जगह है। भार्गव का मतलब है परशुराम की उपाधि है। परशुराम भार्गव गोत्र के थे, परशुराम, ठीक है। भार्गव एक्चुअली इसको दूसरा भार्गव कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरा भार्गव। क्यों? क्योंकि परशुराम ने जो है, हमें ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलते हैं साक्ष्य कि 21 बार क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को किया था। तो जो है इसने अपने आप की उपाधि धारण के लिए मैं क्या हूँ? दूसरा भार्गव हूँ। उसने क्षत्रियों का नाश किया था, ठीक है। अपो परशुराम मतलब यही परशुराम ही होगा इसका मतलब भी, ठीक है। खुद को क्या कहलाता था? परशुराम कहता था। सर्व छत्रात्मक मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ये जो है इसके बारे में हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। किसके बारे में? आपके जो है इसके महापद्मनंद के बारे में। और क्या था? एक हमें जो है हाथी गुफा का अभिलेख मिलता है, मतलब खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। उसमें हमें जो है इसकी जानकारी मिलती है। इसने जो है कलिंग को जीत लिया था। किस पे आक्रमण किया था इसने? कलिंग पर आक्रमण किया। नंदवंश के शासक ने, महापद्मनंद ने, ठीक है। और क्या कराया इसने? इसने जो है कलिंग में जो है क्या कराया था? नहर का निर्माण। क्या कराया था? नहर का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस काल में जो है इतना दूरदर्शी शासक जिसने एक नहर का निर्माण कराया, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन शासक ने क्या कराया था? नहर का निर्माण। तो ये तो आपको ध्यान रखना है महापद्मनंद का, ठीक है। अब जो है अपन देखते हैं आगे, वो है अगला शासक घनानंद। कुछ नहीं है, एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है ना। तो सुनते जाइए। घनानंद, इसको जो है मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या कर दिया? पराजित। और किसकी नींव डाली? नींव पड़ती है मौर्य वंश की। तो नेक्स्ट हमारा वंश जो होगा वो मौर्य होगा, हम बाद में पढ़ेंगे। उस दरमियान जो है घनानंद के समय जो है भारत में कुछ पश्चिमी क्षेत्र से आक्रमण होंगे। ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व हम उस आक्रमणों की बात करेंगे। किस तरह सिकंदर भारत में आता है उसकी बात करेंगे। किस तरह ईरान के हखामनी वंश ने उन पर आक्रमण किया था उसकी बात करेंगे। और घनानंद को जो है यूनानी ग्रंथों में अग्रमीज कहा गया है। क्या कहा गया है? अग्रमीज, ठीक है। हम इसके बारे में बात करेंगे
और इतना ही जो है आज का लेक्चर होगा। और आपको पूछे यहाँ एक नहर जो है इसके बारे में थोड़ा मैं भूल गया था डाटा, तनसुली नहर का नाम है, क्या नाम है? तनसुली नहर के निर्माण की हमें जानकारी मिलती है, वो मिलती है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख से। ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा? उड़ीसा वाला क्षेत्र। चलिए, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और अधिक से अधिक जो है शुक्रिया ओपी राजस्थान, आपने मेरी क्लास आज के लिए ज्वाइन की है। दीपक यादव सर मैथ का टाइम बताओ, मैथ का टाइम नहीं है अभी। साहिब खान सर कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी या नहीं? बिल्कुल कंप्लीट पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे आपको। और मालम सिंह जी शुक्रिया, और टिकम सिंह जी बहुत ही बढ़िया, जो भी है ठीक है। अमन राज प्रजापति, परिनिर्वाण मृत्यु की घटना, बिल्कुल वो मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नरेंद्र महतो सर ऐसे फील होता है जैसे फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, शुक्रिया शुक्रिया, हम इतना अच्छा आपके लिए कर रहे हैं इसलिए शुक्रिया। ऋतिक कुमार आनंद आ गया सर, शुक्रिया। तो आज के सेशन में मज़ा आया आपको कुल मिला के। आप प्लीज़ जो है प्रीवियस वीडियो को उतना ही प्यार दीजिए, अपने सारे ग्रुपों में इनको शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ सारा गेम ऑनलाइन में होता है, वो होता है बच्चों की तादाद पे, आपके व्यू पे पूरा खेल है। आप इतनी बेहतर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जो है अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो है आपसे ज़्यादा से कनेक्ट हो पाएंगे, आपके प्रियजनों से कनेक्ट हो पाएंगे। हम उनके बेहतर फ्यूचर के लिए मिलके एक साझा प्रयास करेंगे यहाँ पे, तो जो है आप इसका ख्याल रखिएगा प्लीज़। आरती कुमारी नमस्ते, अब तो क्लास एंड हो रही है आरती जी, अब आप मेरी आरती करने आइए तो कोई मेन नहीं बनता। अब आप वीडियो जो है बाद में देखना और उसमें जो है अपने चैप्टर की आरती उतार देना और फिर नोट्स बना लेना। शुक्रिया सबको और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।